पुरअसरार कहानियों में एडवेंचर, सस्पेंस और क्राइम स्टोरी तो शामिल होती है, लेकिन उनमें मजाक का अंसर शामिल करना एक मुश्किल तरीन काम है। ज़ैर नज़र स्टोरी में ये अनोखी खूबी पैदा की गई है और फ़राईन मिस्र की लातादाद पुरअसरार कहानियों में उसके हैरत अंगेज दास्तान की शमूलियत एक मुनफरिद अमल है, और जहां उसमें लम्हा लम्हा सनसी है वहां बेख्तियार कहके भी शामिल हैं। एडवेंचर, सस्पेंस और तंदो मज़ा से भरपूर नावल M.A. राहत के कलम से ताबूत। रात के मखसूस हिस्से में मैं होटल से बाहर निकला। शानदार किस्म की सफ़ेद कार होटल के बैरूनी दरवाजे पर खड़ी हुई थी, जिसकी चाबी लैरी को दी गई थी, और उसी कार में हिंदुस्तानी महाराजाओं का वो सादा लिबास भी मौजूद था जिसे पहनकर मुझे फैंसी ड्रेस शो में शिरकत करना थी। उसके अलावा मेरे चेहरे वगैरह में कोई तब्दीली नहीं करना थी, ताकि वो लोग जो मेरे ज़रिए काम करने के ख्वाहिशमंद थे मुझे पहचानने में दिक्कत महसूस ना करें। मैं कार ड्राइवर करता हुआ बिल आखिर उस जगह पहुंच गया जहां दूसरी बहुत सी कारें खड़ी थीं। इमारत शानदार पैमाने पर रास्ता की गई थी, तेज़ रोशनी का माकूल बंदोबस्त था। हमारे अंदाजे के मुताबिक बाग ही में उस फैंसी ड्रेस शो का एहतमाम किया गया था और काफ़ी अफराद वहां नज़र आ रहे थे। मैं भी एक आम और गैर मुतल्लक आदमी की तरह हिंदुस्तानी महाराजाओं के सफ़ेद लिबास में अंदर दाखिल हो गया। जो लोग यहाँ नज़र आ रहे थे उनकी हैसियत का अंदाज़ा उनकी कारों से ही होता था। औरतें, नौजवान, लड़कियों की तरह तरह के स्वांग भरे वहाँ मौजूद थी। एक खूबसूरत सी लड़की स्याह रंग का चुस्त लिबास पहने, बिल्ली का मास्क चढ़ाए, चारों हाथों के पैरों के बल उछलती फिर रही थी। एक खातून घड़ियाल बनी हुई थी। बहुत से हज़रात तरह तरह के मज़का खेज हुलियों में नज़र आ रहे थे। बाज़ के चेहरे नुमाया थे और बात पोशीदा। चारों तरफ हंगामा आ रही थी। शराब की ट्रालियां गर्दिश कर रही थी और फैंसी ड्रेस शो में शरीक हज़रात उनसे लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। फिर एक भेड़िया का मास्क लगाए हुए खातून मेरे नज़दीक पहुंच गई और उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर आहिस्ता से कहा, महाराजा को सलाम। आवाज़ लैरी कोइन की थी और मैंने चौंक कर उसे देखा तो वो आहिस्ता से गर्दन हिलाती हुई बोली, तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त था। मैं तुम्हें हैडन विलेज के बारे में बताना चाहती हूँ। वो शख्स जिसे तुम पुर्तगाली मैला के रूप में देख रहे हो, हैडन विलेज है। क्या ख्याल रखना। और कोई शनासा शख्सियत? यूं तो बहुत से शनासा लोग हैं, लेकिन काबिल ज़िक्र कोई नहीं। इनमें से कौन क्या हो सकता है हम अंदाज़ा नहीं लगा सके, और इस सिलसिले में मिस्टर किंग भी नुमाया काम अंजाम नहीं दे सके, लेकिन हैडन विलेज तुमसे राब्ता रखेगा। वो खातून लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ गई और मैंने हैडन विलेज की निगाह में रख लिया। अलबत्ता उस शख्सियत का तस्वर मेरे लिए परेशान कुन था जिसकी एमा पर मैं हैडन विलेज से फ़िल्म की ख़रीदारी कर रहा था। मेरी ये मुश्किल भी हल हो गई। एक बारीक भरकम शख्स जिसके चेहरे पर एक बड़ा सा चेहरा सजा हुआ था और सूरत ही से बहुत ख़तरनाक नज़र आ रहा था, मेरे नज़दीक पहुंच गया। मिस्टर डेविड हाकर, आपकी कामयाबी का मुंतज़िर एलोस। इत्मीनान रखें मिस्टर एलोस, आपके ख्वाहिश के मुताबिक काम हो रहा है। ना जाने क्यों मेरी ज़ुबान से निकल गया और मैं खुद अपने इन गुफ्तगू में खो गया। वो शख्स तो लहराता हुआ आगे बढ़ गया था, लेकिन मैं मुतहय्यराना अंदाज में खड़ा अपने आप पर गौर कर रहा था। कितने एतमाद से मैंने उसे यह जवाब दिया था। क्या उसमें मेरी काविशों को दखल था या फिर और ना जाने क्यों इस वक्त दखल को एक अजीब सा एहसास हुआ। जो कुछ मैं कर रहा हूँ उसमें मेरी क़ुव्वत इरादी को किसी हद तक दखल है। बार बार ये एहसास होता था कि कोई मेरे वजूद में बोल रहा है और वजूद में बोलने वाला मेरा शनासा है, लेकिन उस शनासा की शनासाइयों की जो निशानियाँ मिलती थी उनका दूर दूर तक पता नहीं था। बहरतौर ये वक़्त इस तिलस्म में गिरफ़्तार होने का नहीं था। मुझे माहौल पर पूरी निगाह रखना थी। कुछ गपियाँ कह के बदमस्तियाँ, हंगामा आराइयाँ जारी थी। अंदर हाल में रक़्स के लिए बंदोबस्त किया गया था। गर्द ये कि हर शख्स अपनी धुन में मस्त था। अभी वह वक़्त दूर था जब जेम्स पोकर को अपनी कार्रवाई अंजाम देना थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो लम्हात करीब आते जा रहे थे। फिर वही शख्स जिसका चेहरा खौफनाक बना हुआ था मेरे नज़दीक पहुंच गया और मेरा हाथ पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा।
اس کا رخ اندرونی دروازے کی طرف تھا اور میں نے ایک نگاہ ہیڈن ولیج کی طرف دیکھا۔ وہ ایک گوشے میں کھڑا ہم دونوں کو گھور رہا تھا۔ ہم دونوں سیڑھیاں بر کر کے اندر پہنچ گئے تو اس شخص نے کہا، ڈیئر ہاکر، تمام معاملات طے ہو چکے ہیں نا؟ ہاں، تو پھر یہ قبول کرو۔ اور اس نے ایک بریف کیس نکال کر میرے سامنے کھول دیا۔ بریف کیس میں نوٹوں کی گڈیاں جمی ہوئی تھی اور یہ سب بہت بڑے بڑے نوٹ تھے۔ بریف کیس میں ان کی تعداد بتاتی تھی کہ وہ ایک بہت بڑی رقم ہے۔ یہ رقم میرے پروگرام میں شامل نہیں تھی، تاہم کام کی تکمیل کے لیے اسے لینا ضروری تھا، اور میں نے آہستہ سے کہا، آپ باغ کے اس گوشے میں میری کارروائی کے تکمیل کا انتظار کریں گے، لیکن مجھے خطرہ ہے اور میں یہاں بہت سے مشکوک چہروں کو دیکھ چکا ہوں۔ یہ میری ذمہ داری ہوگی کہ میں اصل چیز آپ کو پہنچا دوں۔ سنو، باغ کے اس گوشے کی بچائے اگر میں تمہیں اپنی کار میں ملوں تو کیسا رہے گا؟ میری کار گرے رنگ کی رولز رائس ہے جس کا نمبر 7411 ہے۔ میں پارکنگ لاٹ میں اسے تلاش کر لوں گا، میں نے جواب دیا، اور وہ شخص واپسی کے لیے مڑ گیا۔ افسوس، میں یہ اندازہ نہیں لگا سکا تھا کہ وہ کون ہے اور اس کا تعلق کس ملک سے ہو سکتا ہے۔ یہ اندازہ لگانے کا وقت بھی نہیں تھا کیونکہ کام کے لمحات قریب آتے جا رہے تھے۔ میں نے دفتر نہیں اس شخص کو قریب آتے دیکھا جو لیری کوئن کے بتائے ہوئے حلیے کے مطابق ہیڈن ولیج تھا۔ ہیڈن ولیج ٹہلتا ہوا میرے نزدیک آ گیا اور پھر آہستہ سے بولا، میرے پیچھے چلے آؤ۔ میں نے اس کی ہدایت پر خاموشی سے عمل کیا۔ میرے ہاتھ پاؤں اعصابی کشیدگی کا شکار تھے، لیکن اپنے آپ کو مطمئن رکھنا بھی انتہائی ضروری تھا۔ ہم لوگ ایک چوڑی راہداری سے گزرتے ہوئے ایک کمرے میں داخل ہوئے۔ اس کمرے میں پہنچنے کے بعد ہیڈن ولیج نے اپنے چہرے سے اپنا ماسک اتار دیا اور میں آہستہ سے بولا، ہاں مسٹر ہیڈن ولیج، یہ آپ کی مطلوبہ رقم موجود ہے، براہ کرم جلدی کیجیے تاکہ ہمارا کام بآسانی ہو جائے۔ رقم چیک کر لینے دو مجھے، ہیڈن ولیج نے کہا اور بریف کیس کھول کر اس میں رکھے ہوئے نوٹ دیکھنے لگا، اور میں نے اس شخص کی آنکھوں میں مسرت کی ایک چمک دیکھی تھی۔ اس کی صحیح تعداد کا اندازہ لگانے کے بعد اس نے مطمئن انداز میں گردن ہلائی اور بریف کیس اپنے قبضے میں لے کر آگے بڑھ گیا۔ چند لمحات کے بعد ایک دیوار کے قریب پہنچ کر اس نے کچن بٹن دبائے اور دیوار کا ایک حصہ کسی کاغذ کی طرح رول ہو گیا اور اس کے پیچھے سے آہنی سیف نظر آ رہا تھا۔ ہیڈن ولیج نے آہنی سیف کھول کر ایک چھوٹا سا پیکٹ نکالا، سیف دوبارہ بند کر کے پیکٹ میرے سامنے کر دیا۔ میں نے احتیاطاً اس پیکٹ کو کھول کر دیکھا۔ ایک چھوٹی سی پلاسٹک بوتل میں مائکرو فلم رکھی ہوئی نظر آ رہی تھی، جس کے حصول کے لیے اس وقت دنیا کے نہ جانے کون کون سے ممالک سرگرداں تھے۔ میں نے ہیڈن ولیج سے کہا، مسٹر ہیڈن ولیج، کیا یہ فلم قابل اعتماد ہے؟ کیا مطلب ہے تمہارے خیال میں کوئی دھوکہ دہی ہو سکتی ہے؟ ہیڈن ولیج نے احتجاجانہ انداز میں کہا، نہیں، اس بات کے امکانات تو نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے تصدیق کر دی ہے، ضروری تھا۔ کیا بات ہے ڈیوڈ ہاکر، تمہارا انداز اس وقت کچھ بدلا سا ہے، تم مجھ پر شک کر رہے ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ نہیں مسٹر ہیڈن ولیج، شک کی، اور میں نے ابھی اتنا ہی کہا تھا کہ دفتر نہیں، سٹین گنے کہہ کے لگانے لگیں۔ بموں کے دھماکے ہوئے اور پھر بے پناہ شور پھوٹ پڑا۔ ہلکے پھاڑ کر چیخ رہے تھے لوگ، اور مرد دہشت زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے۔ ہیڈن نے خوفزدہ نگاہوں سے میری طرف دیکھا اور بولا، یہ سب ہاں مسٹر ہیڈن ولیج، یہ سب ضروری تھا کیونکہ اس وقت نہ جانے کتنے افراد اس فلم کے حصول کے لیے یہاں تک پہنچے ہیں۔ تمہاری رازداری کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں۔ یہاں ایسے افراد کا مجمع ہے جن میں سے کئی اس فلم کے حصول کی کوشش کرنے آئے ہیں۔ نہیں، یہ کیسے؟ ہیڈن ولیج اتنا کہہ کر اچانک ہی خاموش ہو گیا۔ اس کے انداز سے یوں محسوس ہوا تھا جیسے اس نے دروازے میں کسی کو دیکھ لیا ہو۔ باہر افراتفری مسلسل جاری تھی اور گولیوں کی آوازیں فضا میں گردش کر رہی تھیں۔ میں بے اختیار پلٹا اور یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ دروازے میں کھڑا ہوا شخص لائر بروڈی تھا، میرا ماتحت جیمز پوکر کا فراہم کردہ آدمی، اور جس کی ذمہ داری اس وقت کچھ اور ہونی چاہیے تھی۔ میں نے متعجبانہ نگاہوں سے اسے دیکھا تو وہ مسکراتا ہوا ایک قدم آگے بڑھایا۔ ہاں مائی ڈیئر، یہ میں ہی ہوں، اور میری شناخت کے لیے تمہیں شین گروپ کا یہ کارڈ دور سے دکھایا جا سکتا ہے۔ اس نے سرخ رنگ کا ایک ننھا سا کارڈ دور ہی سے مجھے دکھایا جس پر 2 ستارے بنے ہوئے تھے اور ان کا رنگ سفید تھا۔ میرے بدن میں سناٹا پھیل گیا۔ بروڈی ایک قدم اور آگے بڑھا اور پھر اس نے پاؤں کی ٹھوکر سے دروازہ بند کیا اور اس سے پشت لگا کر کھڑا ہو گیا۔ میں یہ نہیں جانتا مائی ڈیئر مسٹر ڈیوڈ ہاکر کہ در حقیقت تم کون ہو،
लेकिन यूँ समझ लो कि मैं तुम्हारी तरफ से एक लम्हे के लिए गाफिल नहीं रहा। जेम्स पोकर के ज़रिए मेरी तुमसे मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बाद मैं मुसलसल तुम्हारी निगरानी करता रहा हूँ। आपको ये सुनकर यकीनन हैरत होगी मिस्टर हैडन विलेज कि ये शख्स आपका मातहत डेविड हाकर नहीं, बल्कि और ही कोई अजनबी शख्सियत है, गालबन किसी मुल्क का सीक्रेट एजेंट, जिसने डेविड हाकर का रूप धार कर बड़ी कामयाबी से ये फिल्म अपने कब्जे में की है। लेकिन बदकिस्मती बाद औकात इंसान को मोटी मोटी बातों पर गौर नहीं करने देती। शायद ये बात इस शख्स को भी नहीं मालूम कि डेविड हाकर को मैंने अपने हाथों से गोली मारी थी। 3 गोलियां उसके सीने में लगी थी और उस वक़्त वो मेरे चुंगल से फरार हो गया था, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह ज़िंदा नहीं बढ़ सका। तुम्हारे पेट पर गोलियों के 3 निशान मौजूद हैं मिस्टर। लैड ब्रोडी ने मुस्कुराकर मुझे देखा। मेरे असाब शल हो गए थे। ज़हन में ख्यालात की एक फ़िल्म सी चल रही थी। क्या जेम्स पोकर, लैड ब्रोडी और दूसरे 2 अफराद शीन ग्रुप से तल्लुक़ रखते थे? वैसे ये जानकर मुझे शदीद हैरत हुई थी कि डेविड हाकर उस शख्स के हाथों मारा गया था। मैं कितनी आसानी से इस शख्स के जाल में जा फंसा। लेकिन भला मेरा क्या कसूर? इस मंसूबे में अहमकाना गलती तो मिस्टर लैरी से हुई थी, जिन्होंने मुझे जेम्स पोकर तक पहुंचाया था। अब अगर जेम्स पोकर या उसके साथी गलत हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर? लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि मिस्टर लैरी किंग के सामने जवाबदेही की नौबत उस वक़्त आती जब यहाँ से ज़िंदगी बचाने का मौका मिलता। ब्रॉडवी के अंदाज से इस बात का इज़हार होता था कि दरवाज़ा बंद करने के बाद वो किसी ख़ास किस्म की कार्रवाई करना चाहता है, और ये कार्रवाई कम अज़ कम मेरी या फिर हम दोनों की मौत के अलावा और क्या हो सकती थी। मेरे बदन में गरम गरम लहरें दौड़ने लगी, मगर मैं मरना नहीं चाहता था। मैंने लाइल ब्रोडी को घूरते हुए कहा, तुम कौन हो और इन फजूल बातों से तुम्हारा मकसद क्या है? मिस्टर हैडन विलेज, ये शख्स जो कुछ बकवास कर रहा है उसकी कोई हकीकत नहीं है। हमारे दरमियान तमाम कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है और उसमें अब किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं है। गुंजाइश मिस्टर हैडन विलेज नहीं, बल्कि मैं पैदा करूंगा। लाइल ब्रोडी ने दरवाजे की चरखड़ी भी चढ़ा दी। हैडन विलेज के चेहरे पर अजीब से आसार नज़र आ रहे थे। लाइल ब्रोडी अपना पिस्तौल लहराता हुआ मेरी जानिब बढ़ा और मेरे बिल्कुल करीब पहुंच गया। उसने इंतहाई एहतियात से अपने पिस्तौल की सलेंसर लगी हुई नाली मेरे सीने में ऐन दिल के मुकाम पर रख दी और उसके बाद मेरी गर्दन के करीब कुछ टटोलने लगा। मेकअप मास्क उतारने के में उसे कोई दिक्कत पेश नहीं आई थी। उसने कहका लगाते मास्क उतार कर फेंक दी, लेकिन यहाँ वो हमाकत का शिकार हो गया था। मिस्टर हैडन विलेज को भला इस बात से क्या दिलचस्पी हो सकती थी कि माइक्रो फिल्म किसके हाथ में पहुंची है? उन्हें तो उनकी मतलूबा रकम मिल गई थी, चुनाचा वो भला क्या तकल्लुफ़ कर सकते थे। और अब भी इन हालात में जब के बाहर गोलियां चल रही थी और दस्ती बमों के धमाके सुनाई दे रहे थे। उन्होंने बरक रफ्तारी से पिस्तौल निकाला और लाइल ब्रोडी की तरफ रुख करके गोली चला दी। लाइल ब्रोडी उछल पड़ा था। मिस्टर हैडन विलेज के पिस्तौल से यक्के बाद देगरे 3 गोलियां निकली और लाइल ब्रोडी के बदन में प्यूसत हो गई। लाइल ब्रोडी ने गिरते गिरते मेरा निशाना लिया और एक फायर घोंक दिया। इस फायर ने मिस्टर हैडन की पेशानी के चीथड़े उड़ा दिए थे। उनके दोनों हाथ फिजा में फैले और फिर वह मुंह के बल ज़मीन पर आ रहे। चारों तरफ खून ही खून बिखर गया था और मैंने एक लम्हे में अपने आप को संभाला। माइक्रोफिल्म एहतियात से अपने लिबास में महफूज की और फिर नोटों से भरा हुआ ब्रीफ केस हाथ में लटकाया, और उस रकम को देखने के बाद उसे ज़ाया नहीं किया जा सकता था। फिर मैं इंतहाई फुर्ती से बाहर निकला। डेविड हाकर का मेकअप मेरे चेहरे से उतर चुका था, लेकिन बेहालते मजबूरी अब इसी शक्ल में मुझे यहाँ से निकल भागना था। मेरे कानों में अजीब सी आवाज़ें उभर रही थी। यूँ महसूस होता था जैसे बाहर शदीद अफरा तफरी फैली हुई हो। अभी मैं मिस्टर हैडन विलेज की उस ख्वाबगाह से बाहर निकला ही था कि दफतनी मुझे जेम्स पोकर दौड़ता हुआ नजर आया। उसने मुझे देख लिया था। एक लम्हे के लिए ठटका, लेकिन दूसरे लम्हे वो मेरे पास पहुंच गया। इधर चीफ, इधर! ना जाने कहां से पुलिस की बेशुमार गाड़ियां आ गई हैं। आपने सायरन की आवाज़ सुनी होगी। इस इमारत को चारों तरफ से घेर लिया गया है और अब हमारे लिए इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं कि हम ऊपरी मंजिल पर पहुंचकर फरार का जायज़ा लें और जो जगह महफूज पाएं उससे उतर कर निकल जाएं। सिर्फ लाइल ब्रोडी का पता नहीं था, वरना बाकी 2 अफराद बाहर पहुंच चुके हैं और गाड़ी में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गाड़ी इमारत के अकबी हिस्से के शिमाली हिस्से में है। हमें किसी न किसी तरह वहाँ तक पहुँचना है। मगर चीफ,
लाल ब्रोडी का इंतज़ार नहीं किया जा सकता क्योंकि सूरत हाल इंतहाई खौफनाक हुई है। आइए बराह करम इस तरफ आइए। एक लम्हे के 1000वें हिस्से में मुझे फैसला करना था कि जेम्स पोकर पर एतबार करूं या ना करूं। उसने मुझे देखकर किसी हैरत का इज़हार नहीं किया था। बहरहाल अगर पुलिस ने वाकई इमारत को घेरे में ले लिया था तो पुलिस के हाथों पड़ने की बजाय बेहतर यही होगा कि उस वक़्त जेम्स पोकर को तारीकी में रखकर यहाँ से निकल जाने की कोशिश करूँ। बाद में जो होगा देखा जाएगा। जेम्स पोकर मेरे जवाब का इंतज़ार किए बगैर अंधेरे में लपकता हुआ एक सिमत बढ़ रहा था और उस तरफ खासी गहरी तारीकी छाई हुई थी। हम लोग सीढ़ियों के नज़दीक पहुंच गए और फिर ऊपर चढ़ते चले गए। थोड़ी देर के बाद हम इमारत की छत पर थे। जेम्स पोकर ने कंधे पर लटके हुए थैले में से नायलॉन की रस्सी निकाली जो एक गोले की शक्ल में लिपटी हुई थी और उसमें जगह जगह गिरा बंधी हुई थी। उसने गोले को खोला और उसकी एक लकड़ी के एक बड़े हुक को मजबूती से बांधकर इमारत के एक सतून से बांध दिया। उसके बाद ऊपर से नीचे का जायजा लेकर हम बरक रफ्तारी से नीचे उतरने लगे। रस्सी काफ़ी मोटी और मजबूत थी। जेम्स पोकर ने पहले ही मुझे नीचे उतरने का इशारा किया था और मैंने ब्रीफ केस के हैंडल को दांतों से पकड़ा और दोनों हाथों से नायलॉन की रस्सी पकड़कर फुर्ती से नीचे उतरने लगा। ज़रा सा नीचे जाते ही जेम्स पोकर भी रस्सी पकड़ कर आ गया और 2 रस्सियों के बोर्ड से नायलॉन की रस्सी तन गई थी, लेकिन इस तरह हमें उसमें बंधी हुई गांठों पर हाथ जमाकर नीचे उतरने का आसान मौका मिल गया था। आखिर हम नीचे उतर आए और फिर उस तरफ दौड़ने लगे जिधर जेम्स पोकर के बयान के मुताबिक वो गाड़ी खड़ी हुई थी। पुलिसकारों के सायरन मुसलसल बज रहे थे। समझ में नहीं आता था कि इतनी पुलिस कहाँ से आ गई। हैडन विलेज की तरफ से तो इसका कोई खतरा नहीं था। शायद इस हंगामे की वजह से दूर दूर तक वजह फैल गई थी और पुलिस की जितनी गाड़ियां भी सांता हिल के अतराफ में मौजूद थी इस तरफ दौड़ पड़ी थी। लेकिन सूरत हाल काफ़ी परेशान कुन हो गई थी। मैं इस वक्त जेम्स पोकर के सहारे और कुछ नहीं कर सकता था। चुनाचा उसके साथ दौड़ता हुआ बिल आकर उसकी गाड़ी तक पहुंच गया जिसमें दर हकीकत जेम्स पोकर के बकिया दोनों साथी मौजूद थे। जेम्स पोकर ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा और मुस्तरबाना अंदाज में बोला, अफसोस हम लायल ब्रोडी के लिए अब कुछ नहीं कर सकते। अगर यहाँ 2 मिनट भी रुके तो उसकी गाड़ियाँ, पुलिस की गाड़ियाँ। लेकिन जेम्स पोकर की बात पूरी नहीं हुई थी कि हमारी कार तेज़ सर्च लाइट की जिद में आ गई और ड्राइविंग सीट पर बैठे हुए जेम्स पोकर के साथी ने सेल्फ लगाकर इंजन स्टार्ट कर दिया और उसके बाद गाड़ी किसी गोली ही की मानत आगे बढ़ गई थी। पुलिस का शुबा होना यकीनी था। चुनाचा थोड़ी ही दूर निकलने के बाद हमने महसूस किया कि पुलिस की गाड़ियां हमारे पीछे लगी हुई हैं। स्टीयरिंग पर बैठा हुआ जेम्स पोकर का साथी एक माहिर ड्राइवर था और वो रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहा था। हमने रास्तों का तयन खो दिया और जिसकी इतला जेम्स पोकर ने थोड़ी ही दूर चलने के बाद मुझे दी। चीफ, पुलिस गाड़ियों की वजह से हम अपनी सिमत बरकरार नहीं रख सके। फ़िलहाल उनकी जिद से निकल जाएं, उसके बाद रास्तों का तयन कर लेंगे। मैंने खामोशी से गर्दन हिला दी। कार की स्पीड बढ़ती जा रही थी और हम बार बार पलटकर पीछे देख रहे थे। काफ़ी फासला तय करने के बाद रात की तारीकी में हम एक सोते हुए कस्बे में दाखिल हुए, लेकिन कस्बे में रुकना मुनासिब नहीं था। ना जाने कितना फासला तय करके हम एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां छोटे छोटे टैले बने हुए थे और उन टैलों के अतराफ में लंबी और घनी झाड़ियां उगी हुई थीं। तो आकब करने वाली कारें काफ़ी पीछे रह गई थी और अब उनके सायरन भी सुनाई नहीं दे रहे थे। यहाँ पहुँचने के बाद जेम्स पोकर ने तजवीज़ पेश की। मेरा ख्याल है कि हम उन लोगों को आगे निकल जाने का मौका दें। ये टेले हमारे लिए बेहतरीन पनाहगाह साबित हो सकते हैं। उसके साथ ही जेम्स पोकर ने अपने साथी को हिदायत की और उसने कार एकदम सड़क से नशीब में उतार दी। कार उछलती कूदती टैलों के दरमियान पहुंचकर कद आदम झाड़ियों में पोशीदा हो गई और उसने फ़ौरन कार का इंजन बंद कर दिया था। हम लोग अपने हथियार संभाले नीचे उतर आए। मेरे असाब पर शदीद तनाव था और मुझे ये महसूस हो रहा था जैसे अब ये तीनों मिलकर मुझ पर हमला आवर हो जाएंगे। मैंने ब्रीफ केस अपने हाथ से नहीं छोड़ा था और हर सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार था। एक टैले की ओर से जेम्स पोकर ने मुझे इशारा किया और हम दोनों टैले पर चढ़ गए। उसने चीख कर अपने साथियों को हिदायत की कि वो कार के करीब रहें ताकि अगर कोई खतरनाक सूरत हाल पेश आए तो हम यहाँ से निकल भागने की कोशिश करें। रात की खौफनाक तारीकी चारों तरफ फैली हुई थी और ताहद निगाह रोशनी का कोई निशान भी नज़र नहीं आ रहा था।
हम लोग तारीकी में आंखें फाड़ते रहे, लेकिन हम कहाँ, सिर्फ जेम्स पोकर, क्योंकि मैं तो जेम्स के हाथों की जुम्बश की जन्म तवज्जा था और रात की तारीकी में देखने की आधी आंखें उसकी हरकत और सकनात का जायजा ले रही थीं। मैं ये जानना चाहता था कि जेम्स पोकर यहाँ आने के बाद क्या करना चाहता है, लेकिन जेम्स पोकर की कोई ऐसी हरकत मुझे नज़र न आई जिससे मुझे शुबा होता कि वो मेरे खिलाफ कुछ करने का मंसूबा जहन में बना रहा है। पुलिस गाड़ियां न जाने कहाँ गायब हो गई थी, या तो हमें खोकर वापस चली गई थी या उन्होंने अपने सायरन बंद कर दिए थे और लाइटें बुझा दी थी। लेकिन दूर से नज़र आने वाली सड़क पर भी हमें कोई ऐसी चीज़ नज़र न आई जिस पर कार का शुबा हो सकता। तब जेम्स पोकर ने आहिस्ता से कहा, अव्वल तो सवाल ये पैदा होता है चीफ कि सांता हिल जैसे छोटे से कस्बे में इतनी बड़ी पुलिस कहाँ से आ गई, और फैंसी ड्रेस शो में भी पुलिस का इंतज़ाम नहीं किया गया था। मैं मानता हूँ कि पुलिस की गश्ती गाड़ियाँ कस्बे के अतराफ में मौजूद होंगी, लेकिन जिस अंदाज में इमारत को आन की आन में घेर लिया गया, उससे तो यही पता चलता था कि किसी ने बाकायदा पुलिस को यहाँ होने वाली वारदात की निशानदही की है। मेरी समझ में तो अब तक ये बात नहीं आ सकी कि इस हंगामा खेरी से तुम्हारा क्या मफाद वाबस्ता था और तुमने सिर्फ इसके लिए इतनी बड़ी रकम खर्च क्यों की। हाँ, और मैं तुम्हारे हाथ में ब्रीफ केस देख रहा हूँ। क्या इस ब्रीफ केस को हासिल करने के लिए तुम्हें इससे गर्द नहीं होनी चाहिए जेम्स पोकर? और मैंने घुराए हुए लहजे में कहा, सॉरी चीफ, सॉरी। आप यकीन करें कि मैंने ये बात सिर्फ रवादारी में पूछ ली थी, वरना दर हकीकत मेरा या मेरे साथियों का ऐसे कोई तलक नहीं। अगर आप इस इमारत को बम से उड़ा भी देते तो हमें उससे गर्द ना होती, क्योंकि हम सिर्फ अपने मुआवजे से दिलचस्पी रखते हैं। अलबत्ता मैं अहमक लाइल ब्रॉडवी के बारे में सोच रहा हूँ, ना जाने कहाँ फंस गया। और आप ही बताइए चीफ कि हम उसकी किस तरह मदद कर सकते थे। अगर पुलिस ना होती तो यकीनन हम उसके बगैर बाहर निकलना पसंद ना करते। लाइल ब्रॉडी तुम लोगों से अलग क्यों हो गया था? मैंने पहली बार जेम्स पोकर से पूछा। पता नहीं उसे क्या सूझी थी चीफ, हालांकि हम सब यकजा ही थे। हमारी पोजीशन अलग अलग ज़रूर थी, लेकिन हमने उस बात का ख़ास तौर से ख्याल रखा था कि हम में से कोई एक दूसरे की निगाहों से उजल ना हो पाए। लेकिन फिर अचानक ही लाइल ब्रॉडी को हमने इमारत की अंदरूनी सिमत मुड़ते देखा, और उस वक़्त ऐसा मौका नहीं था कि हम उसे चीख कर पुकार सकते। चुनाचा वो हमारी निगाहों से उजल हो गया और हम अपनी कार्रवाई करने में मसरूफ़ रहे। फिर अचानक ही पुलिस की गाड़ियों ने अपने सायरन खोल दिए थे। गालबन वो इस इमारत से काफ़ी करीब आने के बाद अपनी आमद का ऐलान करना चाहती थीं। चुनाचा अफरा तफरी फैल गई और हम लोगों को इमारत में पनाह लेनी पड़ी। फिर मैंने सूरत हाल को सामने रखते हुए उन दोनों से कहा कि वो इमारत की ऊपरी मंजिल से बाहर निकलकर गाड़ी के करीब पहुंच जाएं। मैं लाइल ब्रॉडी को लेकर आता हूं, और आपके बारे में तो मुझे इल्म ही नहीं था चीफ, लेकिन इत्तफाक है कि लाइल ब्रॉडी की बजाय आप मिल गए। पता नहीं किस किस्म का इंसान था। जेम्स पोकर के अंदाज से तशवीश में थी और मैं गहरी निगाहों से उसे देख रहा था। उस गुफ्तगू में बज़ाहिर कोई खोट नज़र नहीं आई थी, और मैंने दिल ही दिल में सोचा कि मुमकिन है सिर्फ लाइल ब्रॉडी शीन ग्रुप का आदमी हो और जेम्स पोकर अपने बकिया दोनों साथियों के साथ ठीक ठाक हो। लेकिन उसके बावजूद एहतियात ज़रूरी था। मेरा दिल तो चाह रहा था कि जेम्स पोकर से लाइल ब्रॉडी के बारे में और भी सवालात करूं, लेकिन ये चीज़ मेरे हक़ में नुकसानदा भी साबित हो सकती थी। चुनाचा मैंने खामोशी इख्तियार करना ही बेहतर समझा। हम लोग तकरीबन 1 घंटे तक वहाँ छुपे इंतज़ार करते रहे, लेकिन एक भी पुलिस गाड़ी सिमत नहीं आई थी। तब जेम्स पोकर ने मुस्कुराते हुए आहिस्ता से कहा, यूँ लगता है चीफ जैसे उन लोगों ने हमारी सिमत का निशान खो दिया है। फिर अब क्या प्रोग्राम है? मैंने सवाल किया। जैसा आप मुनासिब समझे चीफ, अगर यही रात गुजारने का इरादा है तब भी जेम्स पोकर को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ रुकना बेमकसद है। अब 2 ही सूरतें हैं, या तो हम इस सीधी राह पर आगे बढ़ते चले जाएं और किसी भी ऐसी जगह पहुंचकर जहां से हमें सही रास्तों का तयन मिल सके अपने लिए सीधा रास्ता मुंतखब कर लें, या फिर वापस उसी सड़क पर चलें जो अपनी मंजिल पर पहुंचकर सही सिमत इख्तियार कर लें। जेम्स पोकर के एक साथी ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमारी वापसी हमारे लिए ख़तरनाक हो सकती है, क्योंकि बिल आकर हमें उसी तरफ से गुजरना पड़ेगा जहाँ ये सारी हंगामा खेजियाँ हुई थीं। सांता हिल इस वक्त हमारे लिए बारूद का ढेर है, और उसकी बात समझ में आ रही थी। चुनाचा मैंने उसे इत्तफाक कर लिया, और थोड़ी देर के बाद हम गाड़ी झाड़ियों के आड़ से निकाल लाए और उस कच्चे रास्ते को अबूर करके सांता हिल की मुखालिफ सिमत में सफ़र करने लगे। लेकिन अभी 1 मील का टुकड़ा भी न तय कर पाए थे कि ड्राइवर की आवाज़ उभरी, ताक़ुब
चीफ ताकब, लेकिन वो पुलिस की गाड़ियां नहीं हैं। हम सब की गर्दनें मशीनी अंदाज में दूसरी तरफ घूम गई, लेकिन मैंने अकबी तारीकी में एक शोला चमकते देखा और दूसरी लम्हे में चीख कर पुट्टी से नीचे झुक गया। अकबी शीशा चूर चूर हो गया और गोली डैशबोर्ड में घुस गई। मेरे साथ ही वो लोग भी नीचे झुक गए थे। एक और गोली चली और उसके बाद तीसरी, और फिर मुसलसल फायरिंग होने लगी। ड्राइविंग करने वाला वाकई मुशाक नौजवान था। उसने गाड़ी को सड़क पर लहराना शुरू कर दिया। गाड़ी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मुझे खतरा पैदा हो गया। जरा सी लग्जश से वो उलट सकती थी, लेकिन ड्राइवर की महारत काबिल दी थी। पीछे आने वाली गाड़ियों की रफ्तार बहुत तेज थी और हर लम्हा उनका फासला कम होता जा रहा था। अचानक ही मेरा दिल उछलकर हल्की में आ गया। हमारी गाड़ी के ड्राइवर ने अचानक ब्रेक लगा दिए थे। उसकी ये हरकत एक लम्हे के लिए तो मेरी समझ में नहीं आई थी, लेकिन दूसरे लम्हे सब कुछ समझ में आ गया। हमारी गाड़ी के अचानक रुक जाने से पीछे आने वाले घबराए और नफसियाती तौर पर सबसे आगे आने वाली गाड़ी ने ब्रेक लगा दिए, लेकिन उसके पीछे आने वालों को उसकी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो पूरी कुव्वत से रोकने वाली गाड़ी से टकराए। गालबन उसके पीछे भी कोई गाड़ी थी। खौफनाक धमाके हुए और जख्मियों की आवाज़ें फिजा में गूंज उठीं। शोले और धुएं के बादल फिजा में बुलंद हो गए। हमारे कान साएं साएं कर रहे थे। ड्राइवर ने होलनाक खतरा मोल लिया था। ये भी तो हो सकता था कि हमारी गाड़ी से ही आ टकराते। ये सारा मंजर बेहद अजीब था, बेहद अजीब। आओ चीफ, जेम्स पोकर ने कहा और दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर गया। हमारा रुख अब उन तबाहशुदा गाड़ियों की तरफ था। जेम्स पोकर की हिकमत अमली को मैं समझ नहीं सका, चुनाचा मैंने सिर्फ जेम्स पोकर का साथ दिया। जलती हुई गाड़ियाँ मुकम्मल तबाह हो गई थीं और उनमें फंसे हुए लोगों के गोशत चलने की चिनान धुएं के साथ फिजा में बुलंद हो रही थी। जेम्स पोकर ने कहा, मेरा ख्याल है कि हमारी गाड़ी को भी तबाह हो जाना चाहिए। सबसे ज़्यादा खतरा मुझे पुलिस की तरफ से है। आपका क्या ख्याल है? अगर हम अपनी गाड़ी भी इस आग में झोंक दें तो बहुत जल्द ये भी आग पकड़ लेगी और फिर उसके टुकड़े भी फिजा में मुंतशिर हो जाएंगे। यहाँ जलने वाली लाशों में अंदाज़ा नहीं हो सकेगा कि हमारी लाशें कौन सी हैं। चुनाचा इस तरह हम पुलिस की निगाह से महफूज हो जाएंगे। जेम्स पोकर की ये तजवीज़ मुझे पसंद आई और मैंने उस पर आमादगी का इजहार कर दिया। ड्राइविंग करने वाले ने गाड़ी रिवर्स करके जलती हुई गाड़ियों में इस तरह पहुंचा दी कि वो यकीनन आग पकड़ ले, और उसके बाद हमने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। मैंने मतलूबा बैग साथ ले ली थी। जेम्स पोकर ने बाएं सिमत का नशीबी रास्ता इख्तियार किया और अभी हमने एक फरलांग का फासला भी तय नहीं किया था कि हमें कुछ नए धमाके सुनाई दिए। हमारा मंसूबा कामयाब हो गया था, पोकर ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन उसका अंदाज़ा मुश्किल ही से हमारे उस अजनबी इलाके में आइंदा मंजिल क्या होगी। नोटों का ब्रीफ केस मेरे हाथ में था और वो कीमती फिल्म मेरे लिबास में महफूज थी, जिसके लिए न जाने कौन कौन सरगर्दा था। सोच कर ही वहशत होती थी। लाल ब्रोडी मारा जा चुका था और अभी तक मैंने जेम्स पोकर को उसके बारे में कुछ नहीं बताया था, जबकि जेम्स पोकर बारहा अजहार कर चुका था कि कहीं उसका साथी किसी मुसीबत का शिकार ना हो गया हो। एक बार उसने तशवीश ज़दा लहजे में यह भी कहा था कि अगर लॉयड ब्रोडी पुलिस के हाथ लग गया तो उनकी कहानी मंजर आम पर आ जाएगी, और फिर उसने खुद ही कहा था, लेकिन अपने वादे के मुताबिक जो रकम तो मुझे दोगे वो उतनी होगी कि मैं फ्रांस से और कहीं और जाकर ज़िंदगी के कुछ दिन आराम से गुजार सकूं। अगर लॉयड ब्रोडी ने पुलिस को इतला दे भी दी तो पुलिस इतनी जल्दी मुझ तक नहीं पहुंच सकती। वैसे चीफ, अंदाजे के मुताबिक तुम बकिया रकम की अदायगी कितने वक्त में कर दोगे? दरअसल हमें आइंदा का मंसूबा भी बनाना होगा। फ्रांस पहुंचने के बाद जेम्स, सबसे पहला काम यही होगा कि तुम्हें तुम्हारा बकिया मुआवजा अदा कर दिया जाए। वैसे तुम उसके लिए मुतमिन तो हो ना? यकीनन चीफ, इंसान की शिनाख्त थोड़ी बहुत मुझे भी है। तुम इसका किस्म का सवाल दोबारा ना करना। हम लोग आगे बढ़ते रहे। रास्ता नामालूम था, लेकिन हादसे की जगह से तकरीबन 2.5 मील के सफ़र के बाद जब चांद बादलों की ओर से निकला था, हमने एक सड़क पर जो चांदनी चमक रही थी, जेम्स पोकर की निगाह भी उस सड़क तक पहुंच गई थी और वो उससे अंदाज़ा लगाने लगा और फिर गर्दन झटक कर बोला, तुमने वो सड़क देखी चीफ? वो कोशिश कर रहा था कि उसके बारे में कोई अंदाज़ा हो सके, लेकिन उसमें नाकाम रहा था। ताहम अगर हम सड़क के साथ साथ सफ़र करें और कोई ऐसी गाड़ी हमें नज़र आ जाए जिसके ज़रिए किसी भी आबादी तक पहुंच सकें तो मेरा ख्याल है कि यह बेहतर होगा। खतरा है सिर्फ इस बात का कि कहीं पुलिस से मिडभीड़ ना हो जाए। मैंने जेम्स पोकर से इत्तफाक कर लिया। यही गनीमत था कि जेम्स पोकर या उसके साथियों से ये अंदाज़ा नहीं था कि मेरे हाथ में दबे हुए ब्रीफ केस में क्या है।
जुराम पेशा लोग थे, अगर सूरत से वाकफ हो जाएं तो मुमकिन है मेरा हिसाब किताब यहीं हो जाए। सड़क का फासला तय करते हुए काफ़ी देर लग गई और फिर जब हम इस सुनसान सड़क पर पहुंचे तो उसके नशीब में हमें एक जगह रोशनी नजर आई। चांदानी में हम उस इमारत को भी देख रहे थे। जेम्स पोकर ने मसरूर लहजे में कहा, मुझे तो शुबा ही नहीं था कि हम सांता हिल के इतने फासले पर निकल आए हैं चीफ। इस मोटील को मैं अच्छी तरह पहचानता हूँ। सड़क पर लानत भेजकर अब हम इस मोटील को जानबी सफ़र करें। ये मोटील मेरा एक शिनासा कार्सन बिग का है। कार्सन बिग खुद तो यहाँ मौजूद नहीं होता, लेकिन मोटल के अमले के लोग मुझे उसके दोस्त के सिए से बखूबी पहचानते हैं। वाह, यूँ समझ लो कि वो जगह हमारी मुश्किल का हल है। ये सड़क ब्यूलो से आती जाती है और ताफाइन निकल जाती है और उसका सांता हिल से कोई राब्ता नहीं। चीफ, बेहतर ये है कि हम इस मोटेल में रात को क़ियाम करें, सुबह कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। मोटेल की इमारत काफ़ी खूबसूरत थी। रात के शीशे में वहाँ रौनक तो नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद इस्तकबालिया पर बैठे हुए पिस्ता कामत शख्स और 3-4 अफराद ने चौंक कर हमें देखा। फिर काउंटर पर बैठा हुआ शख्स जल्दी से अपनी जगह से उठ निकल आया और उसने मसरूर लहजे में कहा, मिस्टर जेम्स पोकर, आप? हाँ, मैंने सोचा कि रात के शीशे में तुम्हारी कारकर्दगी का जायजा लिया जाए, चुनाचा इस तरफ निकल आया। पिस्ता कामत शख्स हंसने लगा और फिर बोला, तो देख लीजिए चीफ, बल्कि मिस्टर गार्सन को भी इतला दे दीजिए कि मोटील का अमला अपने फराज से गाफिल नहीं होता। आप तशरीफ तो रखिए। कुछ मंगवाऊं आपके लिए? कमरे, जेम्स पोकर ने जवाब दिया। वेटर, पिस्ता कद आदमी ने एक वेटर की तरफ इशारा करके उसे आवाज़ दी और चौंक कर बोला, जी क्या फरमाया आपने, क्या मंगवाऊं? कमरे, रहश के लिए। पिस्ता कद आदमी फिर भूंडे अंदाज में हंसने लगा था। वेटर के करीब आने पर उसने भी अभी नहीं, जाओ, और फिर जेम्स पोकर की तरफ रुख करके बोला, तो आप ऊपर तशरीफ ले आइए, कमरों की क्या कमी है। जेम्स पोकर ने 2 कमरे मुंतखब किए। अपने चंद साथियों को उसने एक कमरे में भेज दिया और फिर खुद उस ड्राइवर के साथ जो उस दौरान गाड़ी चलाता रहा था मेरे कमरे में मुकीम हो गया। पिस्ता कामत शख्स ने जल्दी बिस्तरों वगैरह के इंतजाम कर दिए और उसने कहा, इसके बावजूद कुछ खाना पीना पसंद करेंगे? मेरे ख्याल में इस वक्त कुछ नहीं, सुबह के नाश्ते की अलबत्ता मुनासिब तैयारियां करनी होंगी। पिस्ता कामत शख्स ने गर्दन हिलाई, चंद लम्हात रस्मी गुफ्तगू करता रहा और फिर चला गया। जेम्स पोकर ने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मैंने कहा था ना चीफ, ये जगह हमारे लिए सूदमंद साबित होगी। अब आप आराम से अपने बिस्तर पर पांव फैलाकर सो जाओ। पिस्ता कामत शख्स जानता है कि अगर कोई हमारी तलाश में आएगा तो उसे क्या जवाब दिया जाएगा। मतलब बस चीफ, अपना यार कार्सन अच्छी तरह जानता है और उसने अमले के लोगों को हदायत कर रखी है कि हम किस किस्म के आदमी हैं, और उस वक्त तक जब तक हम ये ना चाहें कि कहीं कोई हमारी मौजूदगी की इतला दी जाए, कोई किसी को हमारे बारे में इतला नहीं देगा। जुराम पेशा अफराद की कारकर्दगी का अंदाज़ा अब मुझे थोड़ा थोड़ा होता जा रहा था। चुनाचा मैंने जेम्स पोकर से तर्ज नहीं किया। ब्रीफ केस सराहने रखने के बाद मैं जूते उतारे बगैर मुसहरी पर दराज हो गया। जेम्स पोकर और ड्राइवर एक ही मुसहरी पर लेट गए थे और थोड़ी देर के बाद वो गहरे गहरे खराटे नशर करने लगे। तमाम तर थकन के बावजूद मेरी आंखों में नींद का शायबा नहीं था और मेरा दिल तो वसवसों से भरा हुआ था। एक ऐसी जगह जहां का सारा अमला जेम्स पोकर के साथियों पर मुश्तमिल है मेरे लिए खतरनाक भी हो सकती थी, लेकिन जेम्स पोकर के ज़राए बताते थे कि वो बेपरवाह किस्म का आदमी है। वैसे भी बदबख्त लायल ब्रोडी से उसका कोई गहरा तलक नहीं मालूम होता था, जबकि लायल ब्रोडी गलत आदमी था। वाक़यात एक एक करके दोबारा मेरे जहन में आने लगे और मैंने उनकी गहराइयों को टोलता रहा, लेकिन ये सब कुछ बेसूद था। जेम्स पोकर और उसके साथियों के साथ मुझे तवील वक्त नहीं गुजारना था। मेरे पास एक ऐसी कीमती चीज़ मौजूद थी जिसके लिए सैकड़ों अफराद को कत्ल किया जा सकता था। पहले इस बुलाए बेदरमा से निजात हासिल कर लूँ और उसके बाद कुछ और सोचना मुनासिब होगा। बहुत देर तक गौर करता रहा। मोटेल में दाखिले के वक्त मैंने एक स्टेशन वैगन देखी थी जो एक गोशे में खड़ी हुई थी। अगर यहाँ से निकल जाने के लिए ये गाड़ी मिल जाए तो क्यों ना इससे निजात हासिल कर ली जाए। अपने होटल में पहुँचने के बाद पहले फ़िल्म वगैरह लैरी किंग के हवाले कर दूंगा और उसके बाद आराम से वक्त गुजारूंगा। ये ख्याल मेरे जहन में शिद्दत से जड़ पकड़ गया और मैं अपनी जगह से उठकर बैठ गया। मैंने सोते हुए जेम्स पोकर और ड्राइवर को देखा और फिर सोचने लगा कि स्टेशन वैगन की चाबी कहाँ से हासिल की जा सकती है। बहुत देर तक इस ख्याल में डूबा रहा और फिर खामोशी से ब्रीफ केस उठाया और चोरों की तरह चलता हुआ बाहर निकल आया।
मैंने देख लिया था कि अमले के लोग मुस्तैद हैं और रात का उन पर कोई असर नहीं है। चोरों की तरह यहाँ से निकल जाना मुश्किल हो। चुनाचा में उस हाल की जानब बढ़ गया जहाँ काउंटर बना हुआ था। पिस्ता कामत काउंटरमैन अपनी जगह मौजूद था। मैं एक मेज़ पर जा बैठा। पिस्ता कामत शख्स मुस्कुराता मेरे नज़दीक पहुँच गया। क्या बात है जनाब, आपको नींद नहीं आ रही? हाँ दोस्त, जबकि जेम्स पोकर और उसके साथी घोड़े बेचकर सो गए हैं। शायद तुम्हें इस बात का अंदाज़ा ना हो कि मैं मिस्टर कार्सन के बेहतरीन दोस्तों में शामिल हूँ और मिस्टर कार्सन ही ने मुझे एक अहम काम सौंप कर सांता हिल के इलाके में भेजा था। ओह अच्छा, बास अक्सर सांता हिल आते रहते हैं। गालबन अपने मिस्टर एडवर्ड के पास पहुँचे होंगे। हकीकत यह है कि मिस्टर एडवर्ड हमारे बास के बेहतरीन कर्म फरमाओं में से हैं और अक्सर हमारे पास उनकी तरफ से तोहफ़ आते रहते हैं। वैसे मिस्टर एडवर्ड खैरियत से तो है ना? हाँ, जेम्स पोकर ने सुस्ती का मुजाहरा करते हुए यहाँ क़याम किया है, जबकि मुझे सिर्फ इस ख्याल से नींद नहीं आ रही कि मिस्टर गार्सन बेचैनी से मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे और मुझे आज रात ही किसी हिस्से में उनके पास पहुँचना है। अगर आप इस बात की शिद्दत से ज़रूरत महसूस करते हैं तो मैं आपको बास के पास भिजवाने के लिए बंदोबस्त कर सकता हूँ। मिस्टर जेम्स पोकर जब सुबह को जागेंगे तो मैं इत्तला दे दूँगा। मैं किसी ख्याल में डूब गया और फिर मैंने आहिस्ता से कहा, एक कप काफ़ी मिल सकेगी? माजरत ख्वाह हूँ और मैंने खुद आपसे क्यों ना पूछा, अभी मंगवाता हूँ। उसने अपने एक आदमी को इशारा किया और वो किचन की जानब दौड़ गया। मेरा अंदाज़े गुफ्तगू और इत्मीनान ने पिस्ता कामत शख्स को ज़रा भी शुबा नहीं होने दिया था कि मेरे दिल में कुछ और है। वैसे यहाँ मैं सुकून से बैठा हुआ था। अगर जेम्स वगैरह की आंख भी खुल गई और उन्होंने मेरे बारे में किसी तफ्तीश ज़दा अंदाज में सोचा तो यहाँ पहुँचकर मुतमिन हो जाएंगे। अलबत्ता जो कहानी मैंने उस पिस्ता कामत शख्स को सुनाई थी वो ज़रा जेम्स पोकर के लिए तज्जुब खेज होगी, लेकिन किसी भी कहानी के सिलसिले में कोई दूसरी कहानी भी सुनाई जा सकती है। काफ़ी पीने के दौरान में पुरख्याल अंदाज में मैं गर्दन हिलाता रहा और फिर मैंने पिस्ता कामत शख्स से कहा कि मुझे कुछ लिफाफे दरकार हैं और एक सादा कागज़ और कलम भी। इन अशिया का बंदोबस्त चंद ही लम्हात में कर दिया गया और मैंने पिस्ता कामत शख्स से कहा कि वो मेरे लिए गाड़ी तैयार कर दे। मिस्टर गार्सन को उसकी इस कारकर्दगी पर खुशी होगी क्योंकि वो इस रात सो नहीं सकेंगे। पिस्ता कामत शख्स मेरी बातों के जाल में आ गया था। जो अशिया मैंने तलब की थी उसे मुहैया करने के साथ साथ उसने गाड़ी के बंदोबस्त की इत्तला भी मुझे दी और इस दौरान मैं अपना काम कर चुका था। मतलूबा रकम के नोटों की गुड़िया मैंने उस लिफाफे में मुंतकिल कर दी और कागज़ पर पुर्जा पिस्ता कामत शख्स के हवाले करता हुआ बोला, सुबह को जब जेम्स पोकर जागे तो ये लिफाफा और पर्चा उसे दे दिया जाए। मैंने उस पर तहरीर कर दिया है कि मेरा इस वक्त यहाँ रुकना मुनासिब नहीं है। बहुत बेहतर जनाब, गाड़ी बाहर मौजूद है, पिस्ता कामत शख्स ने जवाब दिया और मेरी दी हुई अशिया अपने पास महफूज कर ली। जेम्स पोकर के लिए मैंने लिख दिया था कि उसकी मतलूबा रकम लिफाफे में मौजूद है और मैंने उसके साथ कोई बेईमानी नहीं की, लेकिन मेरा इस वक्त यहाँ से चले जाना ही मुनासिब था। मैंने जेम्स पोकर का शुक्रिया अदा करते हुए लिखा था कि अगर मुझे दोबारा कोई ज़रूरत पेश आई तो मैं उसे तकलीफ़ दूँगा। वैसे अगर वह चाहे तो अपने प्रोग्राम के मुताबिक फ्रांस चला जाए। वही स्टेशन वैगन स्टार्ट थी जिसे मैंने मोटेल के बैरूनी हिस्से में देखा था। वैगन की सीट पर एक दुबले पतले बदन का आदमी मौजूद था और मैं उसके नज़दीक ही बैठ गया और पिस्ता कामत ने मुझे खुदा हाफिज़ कहा और उसके साथ ही वह बोला, मिस्टर गार्सन से कह दीजिएगा कि हैली बिल अभी तक वापस नहीं आया है। ठीक है, मैंने जवाब दिया और स्टेशन वैगन स्टार्ट होकर आगे बढ़ गई। ड्राइवर खामोशी से गाड़ी चलाता रहा था और उसका अंदाज मौदबाना था। गार्डनों से ये इतला दे दी गई थी कि मैं उसके पास कार्सन के गहरे दोस्तों में से हूँ। स्टेशन वैगन का सफ़र बगैर किसी दिक्कत के जारी रहा। रास्ते में कई चौराहे से उसने मोड़ काटे और मैंने दिल ही दिल में सोचा था कि अगर ये ड्राइवर मेरे साथ ना होता और स्टेशन वैगन तनहा मेरे कब्ज़े में होती तो शायद मैं पेरिस ना पहुँच पाता और इन सड़कों पर कहीं भटक जाता। ये तवील तरीन सफ़र सुबह को तकरीबन 5:45 बजे ख़त्म हुआ और स्टेशन वैगन पेरिस के नवाही इलाके में पहुंच गई और मैंने उसे एक इमारत के सामने रुकवा दिया जो सुनसान पड़ी हुई थी। ड्राइवर का शाना थपथपाते हुए मैंने उसका शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि रात के इस हिस्से में उसे तकलीफ़ देने का मुझे अफसोस है। मिस्टर गार्सन से मेरी मुलाकात इसी इमारत में होगी, इसलिए अब वो वापस जा सकता है। ड्राइवर ने शुक्रिया अदा करके स्टेशन वैगन वापस रास्ते पर मोड़ दी। मैं ब्रीफ के साथ में लटकाए हुए पुरसकून अंदाज में चलता हुआ इमारत के सदर गेट की जानब बढ़ गया।
सदर गेट के करीब पहुंचकर जब मैंने पलट कर देखा तो स्टेशन वैगन निगाहों से उजल हो चुकी थी। मुझे शुबा था कि कहीं कोई और मेरी जानब मतवज्जा ना हो। चुनाचा मैं चंद लम्हात उस तरफ इस तरह खड़ा सोचता रहा जैसे कोई बात भूल गया हूँ, और फिर मैं उल्टे कदमों वहाँ से वापस पलट पड़ा। काफ़ी दूर तक चलता रहा और जब ये यकीन हो गया कि कोई मेरी जानब मतवज्जा नहीं तो मैंने रोड की सिमत इख्तियार कर ली। अब मुझे किसी टैक्सी की तलाश थी। टैक्सी थोड़ी देर के बाद ही मिल गई और मैं उसमें बैठकर अपने होटल की जानब चल पड़ा। जहन बोझल था क्योंकि रात भर की बेख्वाबी और उससे पहले की शदीद मेहनत ने असाब को बुरी तरह थका दिया था। टैक्सी थोड़ी देर के बाद होटल के सामने रुकी और मैं बिल अदा करके अंदरूनी हिस्से की जानब चल पड़ा। फिर अपने कमरे तक पहुंचने में मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। बड़ा अजीब सा एहसास दिल में जागज़ी था और मैंने वो कारनामा अंजाम दे डाला था जिसकी ख्वाहिशमंद मिस्टर लैरी किंग और उनकी बेटी लैरी कोइन थी। मुझे कुछ अंदाज़ा नहीं था कि वहाँ उन पर क्या बीती, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी नहीं थी क्योंकि उनका वहाँ पहुँच जाना ही मेरे लिए गैर मतवक्का था और मुझे तो सिर्फ अपना काम अंजाम देना था जो मैंने खुदा के फजल से बड़ी जहानत से अंजाम दे लिया था। कमरे में आने के बाद किसी और चक्कर में पड़ने की हिम्मत नहीं पाई, इसलिए दरवाज़ा बंद करके बाहर डोंट डिस्टर्ब का साइन रोशन कर दिया। फिर जूते उतार कर जो बिस्तर में घुसा तो दोपहर को तकरीबन 2:30 बजे आँख खुली। तबीयत पर बेपनाह सुस्ती और देन पर गुबार छाया हुआ था। देर तक मसहरी पर ही लेटा इंटता रहा और कुछ सोचने को जी नहीं चाह रहा था, लेकिन बहर तौर नींद पूरी हो चुकी थी। रफ्ता रफ्ता असाब पुरसकून होते गए और मुड़ कर बैठ गया। बाथरूम में जाकर मेकअप उतारा और फिर तकरीबन आधे घंटे तक पानी के नीचे रहा। हालांकि बाहर का मौसम बेहतर नहीं था, जिसका एहसास खुली हुई सड़क से हो रहा था। अब्बर आलूद मौसम था और बादल काफ़ी गहरे थे, लेकिन उस गुस्ल ने बदन से सारी थकन निचोड़ दी। भूख भी शिद्दत से लग रही थी। घड़ी में वक्त देखा तो 3:18 हो चुके थे। खाने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था। वेटर को बुलाकर स्नैक और काफ़ी का आर्डर दे दिया। काफ़ी से शुगर करते हुए मेरे जहन में मुख्तलिफ मंसूबे बनते रहे। अब मिस्टर लैरी किंग की अमानत उनके सुपुर्द कर दी जाए तो बेहतर होगा। पता नहीं उन्हें मेरे आने की इत्तला भी मिली है या नहीं। बाहर डोंट डिस्टर्ब का साइन देकर मुमकिन है कि उन्होंने सोचा हो कि मैं इत्मीनान से जाग जाऊं तो वो मुझसे मुलाकात करें। मैं जानता था कि वो लोग मुस्तरब होंगे, लेकिन मैं अपने काम की तकमील कर चुका था, इसलिए ये मेरा हक था कि आराम करूं। चुनाचा खाने से फागर होने के बाद मैंने ब्रीफ केस एक जगह महफूज किया और फिर बाहर निकल आया। पहले मैंने लैरी कोइन ही का कमरा देखा, लेकिन लाक देखकर यह अंदाज़ा हो गया कि अंदर कोई नहीं, और उसके बाद मिस्टर लैरी किंग के दरवाजे पर भी लाक नजर आया। दोनों के कमरे लाक देखकर मैं चौंक पड़ा। राहदारी में खड़े होकर सोचना मुनासिब नहीं था। चुनाचा मैं वापस अपने कमरे में आ गया, लेकिन अब मेरे ज़हन में वसवस होने सर उबारा था। लैरी किंग और उनकी बेटी कहीं किसी मुसीबत में न गिरफ्तार हो गए हों। उस जगह हालात बहुत ख़राब हो गए थे और पुलिस की काफ़ी तादाद वहाँ पहुँच गई थी। हम लोग तो जिस तरह निकल भागे थे वो हमारा काम था, लेकिन ज़ाहिर है कि दूसरे लोग इस तरह आसानी से वहाँ से नहीं निकल सके होंगे। उसके अलावा जेम्स पोकर और उसके साथियों ने वहाँ जो अफरा तफरी फैलाई थी, उससे मुमकिन है कि कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए हों और हो सकता है कि चंद हलाक भी हो गए हों। कहीं दोनों बाप बेटी में से कोई इस हंगामे की ज़िद में नहीं आ गया। ये तस्वर बेहद अफसोसनाक था। अगर ऐसा हो गया तो वाकई बहुत दुख की बात है, क्योंकि मिस्टर किंग बड़ी मुस्तैदी के साथ रेड स्नेक को ज़िंदा करने पर तुले हुए थे और ये उनकी दिली ख्वाहिश थी कि उन इस सिलसिले में कामयाबी हासिल हो। हर चंद के उन्होंने इस कामयाबी का इन्हसार मुझ पर किया था, एक ऐसे शख्स पर जिसके बारे में वो पूरी तरह जानते भी नहीं थे। लेकिन ये उनकी हमाकत थी, मैं क्या करता। अलबत्ता अगर वो किसी अजाब में गिरफ्तार हो गए हैं तो ज़ाहिर है मैं उनकी कोई मदद नहीं कर सकता था। अपने कमरे में वापस आकर मैं देर तक सोचता रहा और इस बात के इम्कानात थे कि वो कुछ वक्त गुजारने के बाद वापस आ जाएं, और अगर ना आए तो इसमें तो मेरे जहन में एक नन्हा सा लफ्ज़ रोशन हो गया और इससे पहले मेरे जहन में तारीकियाँ ही तारीकियाँ थी। लेकिन ना जाने कहाँ से ये नन्ही सी रोशनी जगमगा उठी थी और उस रोशनी में मेरे जहन ने सोचना भी शुरू कर दिया। माइक्रोफिल्म मेरे पास है और नोटों का ये ब्रीफ केस भी है। वो अगर किसी और से इस माइक्रोफिल्म की कीमत वसूल की जाए तो कम अज़ कम इस रकम के बराबर हो सकती है, और ये रकम तो इत्तफाक़िया तौर पर ही मेरे हाथ लगी आई है। इस पर तो लैरी किंग का हक भी नहीं, ना ही उसके असूल के लिए मुझे से कुछ कहा गया था।
गोया अगर मिस्टर लैरी किंग वापस आ भी जाएं तो कम अज़ कम इस रकम के हकदार भी नहीं, क्योंकि उन्होंने तमाम तर जद्दोजहद माइक्रो फिल्म के लिए की है। माइक्रो फिल्म उनके हवाले कर दी जाए तो मेरा काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद रेड स्नेक में मुझे जो भी मकाम दिया जाएगा वो एक अलहदा हैसियत रखता है, लेकिन ये नोट तो मेरी मलकियत हैं। जेम्स पोकर को भी मैंने ईमानदारी के साथ उसके मुआवजे की रकम अदा कर दी और यकीनन वो मेरा ममनून होगा, क्योंकि अगर मैं चाहता तो खामोशी से वहाँ से निकल सकता था और उसे ये तो अंदाज़ा हो ही चुका होगा कि या अगर नहीं हुआ है तो कुछ वक्त के बाद हो जाएगा कि मैं धोखा देकर उसके पास से निकल भागा हूँ। लेकिन जब उसे रकम का लिफाफा और मेरा रुका मिलेगा तो कम अज़ कम वो दिल में ज़रूर सोचेगा कि बुरे लोगों में एक अच्छा इंसान हूँ, चुनाचा दुश्मनी का मसला भी नहीं होता। ये रकम मुझे हज़म कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत मुआवन साबित हो सकती है। बहुत देर तक सोचता रहा। कलाई पर बंधी हुई घड़ी में वक्त देखा। अब ऐसा वक्त नहीं था कि मैं इस रकम को किसी बैंक वगैरह में जमा कराने की कोशिश करता, लेकिन ये भी सोचा कि इसे बैंक में जमा करवाना मुनासिब नहीं। पता नहीं हालात क्या रोक इख्तियार करें। बेहतर यह है कि उसे किसी ऐसी जगह महफूज कर दिया जाए जहां दूसरों की निगाह ना पहुंच सके। फिल्म का मसला भी यही था, और उस वक्त तक जब तक कि मिस्टर लैरी किंग वापस नहीं आ जाते, इस फिल्म की हिफाजत बेहद ज़रूरी थी। मैंने कमरे के वसत में खड़े होकर चारों तरफ निगाह दौड़ाई। कमरे का कोई गोशा ऐसा नहीं था जो होटल के अमले की निगाहों की ज़द से बाहर हो। कम से कम ये फिल्म और ब्रीफ केस की रकम यहाँ नहीं छुपाई जा सकती। फिर कहाँ? ऐसी कोई जगह मेरे इल्म में नहीं थी। बड़ी उलझन और परेशानी में फंस गया था। मैंने दरवाज़ा बंद करके एक बार फिर ब्रीफ केस में से नोटों की गुड़ियाँ निकाली और उनकी तादाद का अंदाज़ा करके शशदर रह गया। बिलाशुबा उस रकम से मैं अपनी बाकी ज़िंदगी नहायत सुकून से गुजार सकता था, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं था। हालात ना जाने क्या रुख इख्तियार करें, और मैं तो हालात का गुलाम था। और एक दिन एक बात अच्छी तरह जानता था कि मेरी यह काली तकदीर मुझे कहीं सुकून से नहीं बैठने देगी। दिल में ख्वाहिश ज़रूर थी कि एक पुरसकून गोशा अपना लूँ, लेकिन उस ख्वाहिश के साथ जो सलूक होता था उस पर बाद औक़ात मुझे खुद हंसी आ जाती थी। मैंने उस ब्रीफ केस में रकम की गुड़ियाँ दोबारा जमाईं। ये ब्रीफ केस हर निगाह में मशकूक हो सकता है, चुनाचा कोई ऐसा इंतज़ाम, और मैंने ये इंतज़ाम थोड़ी देर के बाद कर लिया। वीटर से मैंने कुछ ऐसी अशिया तलब कर ली थी जो इस सिलसिले में कारआमद हो सकती। चुनाचा नोटों की लातादाद गुड़ियाँ स्याह रंग के एक थैले में मुंतकिल हो गईं, जो वाटर प्रूफ था और देखने में बहुत भद्दा नज़र आता था। यानी अगर कोई इसकी जन्म तवज्जो हो भी तो कम अज़ कम ये बात न सोच सके कि इस थैले में इतनी बड़ी रकम महफूज है। फिल्म भी मैंने उसी थैले में मुंतकिल कर दी और उसे मजबूती से पैक करने के बाद होटल से बाहर निकल आया। एक मनसूबा मेरे जहन में तरतीब आ चुका था। इस दौरान मैं फ्रांस के मुख्तलिफ हिस्सों की सैर कर चुका था, और ना जाने क्यों मेरे जहन में कलीसाए नोट्रेडियम उभर आया। हर चंद के इस कलीसा में सियाहों की आमद व रफ़त रहती थी, लेकिन बहर तौर उसकी वसअत मेरी मुश्किल हल कर सकती है। टैक्सी ने जब मुझे नोट्रेडियम के कलीसा के पास उतारा तो मैं उसके खूबसूरत कंगूरों, खौफनाक मुजस्मों और बड़े घड़ियालों को देखने लगा। उनमें से कौन सी जगह मेरे मकसद के लिए कारआमद हो सकती है। सियाह इस वक्त भी यहाँ बादलों की गहरी स्याही के नीचे कलीसा की सैर कर रहे थे। दरियाए सीन के गदले पानी में रोशन कुश्तियाँ सफ़र कर रही थीं। मैं कलीसा के उन मीनारों के करीब पहुँच गया जिनसे मंसूब कुबरे की दास्तानें आज तक जिंदा थीं, और फिर मैंने एक ऐसी जगह तलाश कर ली जो मेरी मकसद के लिए कारआमद हो सकती थी। नोट्रेडियम के इस मजबूत कलीसा के मीनार के अकब में एक ऐसा मुजस्मा नस्ब था जो टूट फूट चुका था, लेकिन उसकी मरम्मत करके उसे दोबारा काबिल दीद बना दिया गया था। लेकिन ये मरम्मत सिर्फ सामने के हिस्से में हुई थी और उसका पिछला हिस्सा आज भी बसीदा था। मुजस्मे के अकबी सिमत में हाथ डालकर टटोलते हुए मुझे खौफ भी पैदा हुआ कि कहीं कोई सांप वगैरह ना हो और उसके अंदर मौजूद ना हो और मेरी सारी कहानी यहाँ ख़त्म हो जाए। लेकिन मुजस्मे के खोखले हिस्से में ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, और उसी खोखली जगह मैंने अपना वो बैग जो मेरे लिए बेहद कीमती था मुंतकिल कर दिया, और फिर इस तरह से महफूज कर दिया कि अगर कोई सरसरी निगाह से उस अकबी हिस्से का जायज़ा भी ले तो उसे कोई शुबा ना हो सके। बादलों की गहराई बढ़ती जा रही थी और फिर बारिश शुरू हो गई। पैरस धुलने लगा और मैंने बेमुश्किल तमाम एक टैक्सी पकड़ी। दिल तो चाहता था कि इस बारिश से लुत्फ़ उठाऊं, लेकिन वक़्त और हालात इस वक्त इसकी इजाज़त नहीं देते थे।
चुनाचा टैक्सी ने मुझे फिर मेरे होटल पहुंचा दिया। होटल का बैरूनी हिस्सा बारिश की वजह से सुनसान हो गया था और वो लोग जो खुली फिजा में शाम की तफरीहात के आदी थे होटल के बादलों में मुंतकिल हो गए थे। मैंने सबसे पहले अपनी मंजिल पर जाकर मिस्टर लैरी किंग और लैरी कोइन को तलाश किया, लेकिन उनके कमरों पर बदस्तूर ताले पड़े हुए थे। इसका मतलब है कि वो वापस नहीं आए। हालांकि अब तक हमें यहाँ वापस आ जाना चाहिए था ताकि मुझसे राब्ता कायम कर सके। अब सिर्फ एक ही बात सोची जा सकती थी कि वो ये कि दोनों बाप बेटी किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं। ज़हन पर मज़ीद जल्लाहट सवार रही और उस जल्लाहट को ख़त्म करने के लिए मैंने सोचा कि अब उन लोगों को भूलकर मुझे अपने तौर पर खुश रहना चाहिए। जब आएंगे तब देखा जाएगा। फ़िलहाल कोई मसला सामने नहीं था। नोटों की एक गुड्डी मैंने अपने इस्तेमाल के लिए निकाल ली थी और इस तरह कोई माली परेशानी भी नहीं थी। चुनाचे में मुतमिन होकर हाल में आ गया और रात गए तक वहाँ की तफरीहात में गुम रहा। फिर अपने कमरे में आकर गहरी नींद सो गया। दूसरा दिन भी पुरसकून था। सुबह ही को एक निगाह से जायज़ा ले लिया कि दोनों कमरे हस्बे मामूल बंद पड़े हुए हैं और उसके बाद फ्रांस की सड़कों पर निकल आया और मुख्तलिफ इलाकों में चकराता रहा। सारा दिन आवारागर्दी करने के बाद शाम को होटल में वापस आ गया और उसके बाद अपने कमरे तक ही महदूद रहा। आज की आवारागर्दी में इस बात का ख़ास तौर से जायज़ा लेता रहा था कि कोई मेरे ताक़ब में तो नहीं, लेकिन कहीं भी कोई शुबा नहीं हो सका। दुनिया अपने अपने मामूलात में मसरूफ़ थी और मैं किसी के लिए काबिल तवज्जो नहीं बन सका था। तीसरा दिन और चौथा दिन भी गुजर गया। लैरी किंग और कोइन का कहीं कोई पता नहीं था। तब मैंने उनके बारे में ये यकीन कर लिया कि वो किसी बड़े हादसे का शिकार हो गए हैं। दिल पर कोई रंज कोई दुख नहीं था। भला मुझे क्या ज़रूरत पड़ी थी कि बिला वजह किसी के लिए परेशान होता फिरूं। अपनी ज़ात के लिए इतनी परेशानियां थी कि किसी दूसरे की गुंजाइश उसमें नहीं थी। होटल के कमरे में बैठकर मैंने सोचा कि अब मुझे बहुत ज़्यादा नेक और शरीफ नहीं बनना चाहिए। दुनिया बड़ा इसका मौका कहाँ देती है। जो कुछ आज तक होता रहा है उसमें मेरी मर्ज़ी कब शामिल थी। कहीं सख्ती और कहीं मजबूरी के तहत काम करता रहा। वह अब भी यकीन नहीं था कि वक्त मेरे लिए पुरसकून हो गया है, लेकिन सुकून के चंद लम्हात अगर बगैर किसी दिक्कत के मैसर आ सकते हैं तो उससे कोई ना कोई फ़ायदा उठाया जाए। क्या ज़रूरत है कि फ़्रांस में ही पड़ा रहूं, और फिर वैसे भी मुझे रेड स्नेक नामी किसी गिरोह के एक अहम रुकन बनने से कोई दिलचस्पी नहीं थी। मैं शरीफ आदमियों की तरह ज़िंदगी गुजारने का ख्वाह था। अब अगर मौका मिला है तो उस मौके से फ़ायदा उठाना ज़रूरी है और उसके लिए बेहतर यही है कि फ़्रांस छोड़ दिया जाए। लैरी किंग और कोइन अगर ज़िंदा हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ये सोचकर खामोश हो जाएंगे कि मैंने बदएतमादी की और मौके से फ़ायदा उठाकर यहाँ से निकल गया। और अगर उनके लिए कोई पैगाम छोड़ता तो किसकी मार्फत, और क्या कहा जा सकता था कि वो किस हालत में हैं। इतनी हिम्मत खुद में नहीं पाता था कि दोबारा सांता हिल जाकर या किसी दूसरे ज़रिए से उन लोगों के बारे में मालूमात हासिल करूं। जेम्स पोकर या उसके दूसरे मेरे मावन बन सकते थे, लेकिन मैं ऐसा क्यों करता। उसकी कोई जायज़ वजह तो नहीं थी। मैंने दिल ही दिल में फ़ैसला किया कि अब ये करेंसी अपने इस्तेमाल में लाई जाए और डॉलरों को कहीं और मुंतकिल करने की कोशिशें शुरू कर दी जाएं। फिर उसके बाद फ़्रांस छोड़ दिया जाए। फ़्रांस में इसलिए छोड़ देना चाहता था कि यहाँ कुछ हंगामे मेरी ज़ात से मंसूब हो चुके थे। मैं नहीं चाहता था कि कोई दोबारा मुझ तक पहुँचने की कोशिश करे और मैं किसी और जाल में फंस जाऊँ। अगर इस करेंसी के साथ ही ज़िंदगी गुजारी जाए तो मुझे काफ़ी आसानियाँ फराहम हो सकती थी। और उसके बाद ज़हनी मनसूबे में खो गया। दिल चाहा कि अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊं और खाला शहादत को साथ लेकर किसी ऐसे गोशे में पनाह हासिल कर लूं जहां मेरी शनासाई किसी से ना हो। नए सिरे से ज़िंदगी का आगाज़ करूं, अपनी इज़्ज़त, अपना एक मकान बनाऊं और कोई ऐसा छोटा मोटा कारोबार शुरू कर लूं जो बाद में मेरी कफ़ालत करता रहे। ये मनसूबा ज़हन में परवान चढ़ता रहा। गो सियाहत की ज़िंदगी से मुझे कोई उकताहट नहीं हुई थी। मैं मुल्क मुल्क घूमना पसंद करता था, लेकिन इस भाग दौड़ में जो दरमियानी मसले आ जाते थे वो तकलीफ़दा होते थे। यूँ लगता था जैसे सारे किरदार मेरे इर्द गिर्द चकरा रहे हों और उनमें से कोई भी किरदार किसी भी जगह मेरी गर्दन दबोच लेता था और उसके बाद एक नई कहानी शुरू हो जाती थी जिसके बारे में मैं हल्फिया कह सकता हूँ कि उससे मेरा कोई वास्ता नहीं होता था। ताहम गौर से देखा जाता तो मरकज़ी किरदार मैं ही निकलता था और मैं इस मरकज़ी किरदार से हमेशा से तंग था। मैंने ये आखिरी फ़ैसला करने के बाद अपनी करेंसी मुंतकिल कराने के लिए मालूमात हासिल करना शुरू कर दी
और फिर छठे रोज अपना ये होटल भी छोड़ दिया। लैरी किंग और लैरी कोहेन से अब कोई वास्ता नहीं रखना चाहता था और इसमें मेरा कोई कसूर भी नहीं था। 6-7 दिन गुजर गए और इससे ज़्यादा क्या इंतज़ार करता और किस बुनियाद पर। अगर आइंदा वो भी मुझे कभी नज़र आए तो उन्हें छोड़ देना ही बेहतर होगा। अपने काम के सिलसिले में काफ़ी तगोदू कर रहा था और मुझे कुछ ऐसे लोगों का पता मालूम हो चुका था जो इस सिलसिले में मेरी मदद कर सकते थे। करेंसी चौंका काफ़ी तादाद में थी, इसलिए ज़रा मोहतात रहकर काम करना चाहता था। किसी की भी नीयत ख़राब हो जाती और मैं एक बार फिर किसी और मुसीबत में गिरफ़्तार हो जाता। ये गालबन उस कार्रवाई के 10वें दिन की बात है। मैं दरियाए सीन के किनारे खड़ा कश्तियों को देख रहा था कि दफतन ही मुझे एक चीख सुनाई दी और मेरी निगाहें सामने की सिमत उठ गईं। 12-13 साल लड़का था जो दरियाए सीन के किनारे पानी में डोरी लटकाए बैठा था और जिसे गालबन किसी बड़ी मछली ने झटका देकर पानी में खींच लिया था और वो लड़का मदद के लिए चीख रहा था। करीबी चौंका मैं मौजूद था और मैंने बौखलाई हुई निगाहों से इधर उधर देखा। शायद कोई उसकी मदद के लिए दौड़े, लेकिन आसपास कोई भी मौजूद नहीं था। चुनाचा मजबूरन मुझे जूते उतारकर पानी में कूदना पड़ा। लड़का तैरना नहीं जानता था और मैं उसे खींच कर किनारे पर ले आया। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ चुका था, आंखों में वहशत के तासरात नजर आ रहे थे। लिबास भीग जाने के अलावा उससे और कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, लेकिन खौफ के बायस उसकी आवाज़ बंद हो गई थी। मैंने उसे इत्मीनान से ज़मीन पर लिटा दिया और वह गहरी गहरी सांसें लेता रहा। फिर जब उसके असाब बहाल हुए तो उसने ममनून निगाहों से मेरी तरफ देखते हुए आहिस्ता से कहा, शुक्रिया अंकल, आपने मेरी ज़िंदगी बचा ली, वरना मैं तैरना नहीं जानता। गिर कैसे पड़े थे? अंकल, मेरी डोरी में कोई बड़ी मछली लग गई थी। बहुत ज़ोर से झटका दिया था उसने मुझे और चौंका में बिल्कुल किनारे पर बैठा हुआ था, इसलिए नीचे गिर पड़ा। शुक्र है कि तुम्हारी ज़िंदगी बच गई। तनहा यहाँ मछलियाँ पकड़ने आए थे? नहीं, ग्रीनी भी मौजूद है, मेरी बहन। वो उस तरफ वहाँ दरख्तों के झुंड के पीछे छुपी बैठी हुई है और तुम्हारी फिक्र भी नहीं है। नहीं, ये हादसा तो इत्तेफाकिया तौर पर हुआ है अंकल। उसे क्या मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको मेरी वजह से परेशानी हुई। आपके कपड़े भी भीग गए। कोई बात नहीं, खुश्क हो जाएंगे। आओ मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास पहुँचा दूँ। लड़के ने एक बार फिर ममनून निगाहों से मुझे देखा और मैं उसका बाजू पकड़े हुए दरख्तों की जन्म बढ़ गया, जिनकी तरफ इशारा करके लड़के ने बताया था कि उसकी बहन वहाँ मौजूद है। एक इंतहाई खूबसूरत लड़की जो अपने सादा लिबास में सुनहरे बालों वाली गुड़िया महसूस होती थी, दरख्तों के जड़ में बैठी शतरंज की बसात बिछाए मोहरों को उलट पलट रही थी। हमारे कदमों की चाप पर चौंक कर उसने हमारी जन्म निगाहें उठाईं, लेकिन उसके चेहरे पर एक सोनापन नजर आ रहा था। वो बगैर किसी तासर के हमारी जन्म देखती रही और फिर उसकी आवाज़ उभरी, कौन है, कौन है? एक लम्हे के लिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और उसके बोलने के अंदाज में एक ऐसी कफियत थी कि मैं चौंके बगैर नहीं रह सका और मैंने उसकी हसीन आंखों को देखा। इंतहाई पुरकशिश और चमकदार आंखें थी, लेकिन उनमें वीरानी सी नजर आ रही थी। देखने का अंदाज ऐसा नहीं था जिससे यह महसूस हो सके कि वह हमारी जन्म देख रही है। लड़का आहिस्ता से बोला, मैं हूँ सिस्टर, मैं हूँ। और कौन है तुम्हारे साथ? सिस्टर, एक हादसा हुआ है, मैं पानी में गिर पड़ा था। बेचारे अंकल ने मेरी जान बचाई। लड़की के हाथ बुरी तरह शतरंज के मोहरों से टकराए और शतरंज के मोहरे एक दूसरे से टकराकर बुरी तरह बिखर गए। उसने बदहवासी में उठने की कोशिश की और लिबास में उलझ जाने की वजह से गिरते गिरते बची। फिर वह बदहवासी से आगे बढ़ी और दोनों हाथ आगे बढ़ाकर लड़के को टटोलने लगी। लड़का आगे बढ़कर उसके करीब पहुंच गया था और ग्रीनी ने उसे पकड़ लिया और उसके लिबास और बदन को टटोलते हुए बोली, कोई चोट तो नहीं आई? पानी तो नहीं भर गया तुम्हारे बदन में? कैसे गिर पड़े थे? और उसके चेहरे से इंतहाई खौफ और बेचारगी बरस रही थी। मैं मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका। 100 मील उसे अपने गिरने की दास्तान सुनाते हुए बता रहा था कि कुर्बो जवार में साहब के अलावा और कोई ना था। अगर ये ना होते तो यकीनन उसका बचना महाल था। संभल कर बैठना चाहिए था तुम्हें, और मैं तो वैसे ही मछली के शिकार के खिलाफ हूँ। भला ये भी कोई खेल है जनाब? आपने हमारी मदद करके हम पर जो एहसान किया है, मैं कभी उसका सिला आपको नहीं दे सकती। अगर 100 मील को कुछ हो जाता तो क्या होता? कोई बात नहीं है, मुझे खुशी है कि आपके भाई की ज़िंदगी बच गई। आप बराह करम हमारे साथ बैठिए। 100 मील, तुम्हारा लिबास भी भीग गया है, और लेकिन तुम उन्हें कुछ खिलाओ पिलाओ, काफ़ी तो पिलाओ। जनाब बराह करम आप हमारे साथ 1 कप काफ़ी तो ज़रूर पीजिए, हमें खुशी होगी।
लड़की के अंदाज में लिहाजत थी और मैं वहीं उसके सामने घास पर बैठ गया और वो अंदाजे के मुताबिक टटोल टटोल कर अपने सामान में से काफ़ी का थर्मास और दूसरी अशिया निकालने लगी। फिर उसने बड़ी नकाहत से मुझे काफ़ी की एक प्याली पेश की। सोमील मुस्कुरा रहा था, लेकिन मेरे दिल में उस आंधी लड़की के लिए हमदर्दी के जज्बात पैदा हो गए थे। उसने अपने और फिर सोमील के लिए भी काफ़ी निकाली और फिर उसके छोटे छोटे घूंट लेती हुई बोली, मैं हमेशा की अंधी नहीं हूँ जनाब, बीमार हुई थी, बेनाई जाती रही। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी हिस्सियात से काम लेकर आंखों की कमी को दूर कर लूँ, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो पाती। पता नहीं ये आंधे किस तरह अपनी हिस्सियात का सहारा लेकर आंखों की कमी पूरी कर लेते हैं। ओह माफ़ कीजिएगा, मैं क्या फजूल बातें लेकर बैठ गई, मगर क्या करूं, सबको अपनी कहानी सुनाने को जी चाहता है। मैं माजरत ख्वाह हूँ कि आप जनाब, क्या हम आपको नाम से भी वाकिफ़ नहीं हो सकते। मेरा दिल ना जाने क्यों उस लड़की के लिए कटने लगा था। काफ़ी हसीन और नौजवान थी और उस उम्र में आंखों का खो जाना बड़ी ही गमनाक कैफियत का हामिल था। मैंने आहिस्ता से कहा कि मेरा नाम मार्टिन है और आपका तारफ़ आपका ये छोटा भाई करा चुका है। मेरा मतलब है कि सोमील, आपका नाम ग्रीनी है ना? मैंने सवाल किया। ओहो, इतनी जल्दी उसने मेरा तारफ़ भी करा दिया आपसे? बहुत मोहब्बत करता है मुझसे, हम दोनों हमेशा के साथी हैं। दरअसल मैं यहाँ पेरिस में नहीं रहती। अंकल डेविड ने मुझे आंखों के मुआयने के लिए बुलाया था, लेकिन वो खुद किसी ज़रूरी काम से चले गए और आज शाम हम लोग वापस मेलोक जा रहे हैं। ओहो मिस्टर मार्टिन, आपने सोमील की ज़िंदगी बचाकर हम लोगों को ज़िंदा कर दिया है। अगर आप ना होते तो। ग्रीनी की आवाज़ लर्ज़ गई और मैंने उसके शाने को थपकते हुए कहा, नहीं ग्रीनी, मुझे तो खुशी है कि मैं इत्तफाक़िया तौर पर तुम्हारे काम आ गया।